नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है फंडामेंटल के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस बैलेंस के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे एसिड बेस बैलेंस के बारे में। आने वाले टॉपिक अपना होगा इम्बैलेंस, पर उससे पहले अपन बैलेंस पढ़ लेते हैं कि बॉडी एसिड और बेस को कैसे बैलेंस करती है। तो एसिड बेस बैलेंस पढ़ने से स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे पीएच। पीएच क्या होती है? पीएच होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का नाम किसने दिया था? पीएच का नाम दिया था डॉक्टर सोरेन सर। कब दिया? 1909 में दिया। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पीएच की खोज किसने की और कब की। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं अपन एसिड, न्यूट्रल और बेस क्या होता है। जब अगर पीएच 7 होती है तो वो न्यूट्रल में आता है, और जैसे जैसे वो कम की तरफ होगी, 7 से जब कम होगा तो वो एसिड, और ज़्यादा होगी तो वो बेस। तो एसिड होगा वहाँ पर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे, और बेस जब होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे अपन पीएच कम की तरफ आएगी, 7 से कम, 7 से 1 की तरफ आएगी, तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे और एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और उसी उल्ट से जस्ट अपोजिट, अगर 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होंगे और बेस लाइन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है आप सभी लोगों का। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। पीएच जो होता है वो अपोजिट होता है हाइड्रोजन आयन का। मींस जब पीएच इंक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होंगे, और जब पीएच डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा। अपन समझ सकते हैं, जैसे कि अगर पीएच 7.2 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कमी मिलेगी, और अगर पीएच 3.4 है, मान लो पीएच, तो हाइड्रोजन आयन उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो ये समझ गए अपन। तो ये जान लेते हैं, जब एक पीएच का जब चेंज होता है, एक पीएच अगर कम या ज़्यादा होता है तो 10 टाइम हाइड्रोजन आयन का चेंजेज होता है। कि मानो अगर 5 से 4 पीएच आएगी तो हाइड्रोजन आयन 10 टाइम उसमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है। एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ेंगे। एसिड में हाइड्रोजन आयन होते हैं, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। एसिड का पीएच 7 से कम होता है, लेस देन 7, और बेस का पीएच मोर देन 7। ठीक है, एसिड हाइड्रोजन आयन का डोनर होते हैं, और बेस हाइड्रोक्साइड आयन के डोनर होते हैं। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन के रेसिपिएंट या एक्सेप्टर होते हैं, और इससे अपोजिट बेस हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर होते हैं। और एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और बेस से बीटर, मतलब कड़वे। ये अपन ने डिफरेंस जान लिया कि एसिड और बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिच क्वांटिटी में होते हैं। उसका जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। वो हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन के एक्सेप्टर होते हैं, और टेस्ट में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है, उससे जस्ट अपोजिट बेस का अपन ने देख लिया है। ठीक है, अगर आगे हम पढ़ेंगे
बॉडी के अंदर पीएच का रेगुलेशन कैसे होता है, तो अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ पीएच। पीएच का बॉडी में रेगुलेशन कैसे होता है, तो इसकी 3 मैकेनिज्म है। फर्स्ट होता है थ्रू केमिकल, फिजियोलॉजिकल और थर्ड है पोटेशियम एक्सचेंज। तो बॉडी में जो पीएच होते हैं उसका रेगुलेशन 3 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फर्स्ट है केमिकल, सेकंड है फिजियोलॉजिकल और थर्ड है पोटेशियम आयन एक्सचेंज। ठीक है, इन सभी को अपन बारी बारी पढ़ते हैं। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेशन। तो इसके अंदर जो केमिकल्स होंगे वो एक्सचेंज होंगे जिसके थ्रू बॉडी में एसिड बेस बैलेंस रहेगा। तो इसके अपन 4 टाइप जानेंगे। फर्स्ट है बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। इसमें फर्स्ट है बाई कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। सेकंड है फॉस्फेट बफर। थर्ड है प्लाज्मा प्रोटीन और फोर्थ है हीमोग्लोबिन। सबसे इंपॉर्टेंट जो हीमोग्लोबिन है वो भी एक बफर है, वो केमिकल बफर में आता है। वो भी एक बफर, वो भी पीएच का रेगुलेशन करता है, पीएच मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन जो कि नेगेटिव चार्ज होती है वो भी एसिड बेस बैलेंस करती है। फॉस्फेट की बात करें तो उसके अंदर मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट और डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट ये मैकेनिज्म करके एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और बाइकार्बोनेट और कार्बनिक एसिड जो होते हैं वो 1:20 के रेशियो में बॉडी में मेंटेन रहते हैं, जिससे पीएच मेंटेन रहता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रहता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन कैसे पीएच को मेंटेन करता है ये अपन ने देखा। ये है आरबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन कैसे एक बफर है, ये आरबीसी है, इसके अंदर है जैसे ये H2, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू इसमें एंटर की और इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड बना H2CO3, जिसको अपन बोलेंगे कार्बोनिक एसिड। ये इन्होंने क्रिया की और ये बना, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ और साथ में बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बाहर सेल से बाहर गया और क्लोराइड की एंट्री हुई। ये बाइकार्बोनेट का बाहर जाना और क्लोराइड का अंदर आना ही इसी जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग, या इसको बोलते हैं हेमबर्गर फिनोमिना।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हैमबर्गर फिनोमेना क्या होता है। बाइकार्बोनेट का आरबीसी से बाहर जाना और क्लोराइड का हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाना ही इसी शिफ्टिंग को जो बोलते हैं, इसको क्लोराइड शिफ्टिंग या हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। और इससे जस्ट अपोजिट क्लोराइड का अंदर आना या हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना, इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्टिंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो क्लास को रिवाइज करके इसको आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। केमिकल मैकेनिज्म अपन ने पढ़ लिया, अब देखते हैं सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैलेंस। आप सभी ध्यान से पढ़ें, सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में डालते रहें, सभी हम कमेंट देखेंगे और उसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अपन एसिड बेस बैलेंस को पढ़ रहे थे। वो 3 प्रकार से बैलेंस होता है, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और पोटेशियम आयन के द्वारा मेंटेन होता है। और अपन ने पहला पढ़ लिया केमिकल बैलेंस, अपन सेकंड पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैलेंस। फिजियोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं तो वो 2 प्रकार से होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू और दूसरा होता है रीनल मैकेनिज्म के थ्रू। तो रेस्पिरेशन कौन करता है? लंग्स, और रीनल मैकेनिज्म होता है किडनी के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन को अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म बैलेंस, और रीनल जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे होता है, रीनल के थ्रू कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनो आप। जब बॉडी के अंदर एसिडिटी या एसिड इंक्रीज होगा, मतलब एसिडोसिस होगा बॉडी के अंदर, जब बॉडी में एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा और पेशेंट के रेस्पिरेशन की डेप्थ होगी वो भी इंक्रीज होगी। मतलब जो रिपीटेशन होगा रेस्पिरेशन का वो इंक्रीज होगा और जो डेप्थ होगी वो इंक्रीज होगी, जिससे क्या होगा, पेशेंट में हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन करेगा, बार बार ब्रीथ लेगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वास आउट होगी। क्या हुआ, पेशेंट के अंदर एसिडोसिस हुआ, जिससे पेशेंट ने रेस्पिरेशन बढ़ा दिया, क्योंकि बॉडी उसको कंपनसेट करना चाहती है, बॉडी उसको मेंटेन करना चाहती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन बढ़ा और पेशेंट का जो लंग्स की जो डेप्थ थी वो बढ़ी, जिससे पेशेंट क्या हुआ, हाइपर वेंटिलेशन। जब हाइपर वेंटिलेशन हुआ तो शरीर के जो बॉडी में या लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बॉडी से वास आउट हो गई। जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वास आउट होगी तो बॉडी एसिडोसिस से न्यूट्रल की तरफ आएगी, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या मेंटेन करता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जब बॉडी से निकलेंगे तो एसिड कम होगा, तो बॉडी ऑटोमेटिक न्यूट्रल की तरफ जाएगी। इससे जस्ट अपोजिट इससे अपोजिट अपन पढ़ेंगे एल्कलोसिस कंडीशन। जब बॉडी में एल्कलोसिस होगा तो बॉडी कैसे मेंटेन करेगी, तो उसके अंदर पेशेंट के रेस्पिरेशन के रिपीटेशन जो होंगे वो कम हो जाएंगे और डेप्थ होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन होगा, जिससे CO2 का रिटेंशन होगा। CO2 रिटेंशन होगा तो बॉडी में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होंगे और क्या होगा, जो बॉडी में एल्कलोसिस कंडीशन थी वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो अपन ने समझ लिया रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे किडनी के द्वारा एसिड बेस बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, चलो, वो रीनल या किडनी के थ्रू
एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है, वही हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होंगे और पीएच को मेंटेन करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो अपन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, पोटेशियम एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं आपको एक से दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ यहाँ से कि पोटेशियम एक्सचेंज के थ्रू कैसे एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होगा। ठीक है, तो एसिडोसिस के अंदर हाइपर कैलेमिया मतलब पोटेशियम आयन इंक्रीज, और एल्केलोसिस हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होती है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जब भी बॉडी के अंदर मान लो नॉर्मल पीएच बॉडी ब्लड की क्या होती है 7.4, जब भी बॉडी के अंदर मानो कि पीएच 7.3 आ गई, पीएच अगर कम होगी एसिडोसिस कंडीशन आएगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी एसिडोसिस कंडीशन आएगी तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन आयन ब्लड के अंदर हैं तो वो न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, बॉडी खुद से कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। बॉडी कंपनसेट करने के लिए जो सेल के अंदर जो पॉजिटिव आयन है ना, पोटेशियम आयन है वो हाइड्रोजन आयन से शिफ्ट कर देंगे। हाइड्रोजन आयन बॉडी में ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है तो वो सेल के अंदर चला गया, और जिसके कारण पोटेशियम आयन जो सेल के अंदर से पोटेशियम आयन प्रचुर मात्रा में मिलता है तो वो पोटेशियम आयन इससे बाहर आ गया। अब पोटेशियम आयन आया ब्लड में तो पीएच तो कंपनसेट होती जा रही है क्योंकि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे सेल के अंदर शिफ्ट होते जा रहे हैं ऊपर, लेकिन इस कंडीशन में पोटेशियम आयन बाहर आ रहे हैं। जब पोटेशियम आयन अगर ब्लड के अंदर आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। तो समझ गए एसिडोसिस के अंदर हाइपरकैलेमिया क्यों होता है। और इससे अपोजिट एल्कलोसिस के अंदर हाइड्रोजन कमी है तो बॉडी सोचेगी कि अपन OH आयन को इसमें शिफ्ट करवा देते हैं और पोटेशियम आयन जो होते हैं वो इसके अंदर शिफ्ट करवा देते हैं और हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे। तो जिससे सारे पोटेशियम आयन सेल के अंदर चले जाएंगे और हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे। अगर सभी पोटेशियम आयन अगर सेल की तरफ जाएंगे तो ब्लड के अंदर क्या होगा, पोटेशियम आयन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो आप समझ गए होंगे कि पोटेशियम से कैसे एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब आयंस की बात करते हैं। आयन होगा केटायन और एनायन। एनायन आपको पता है नेगेटिव चार्ज वाले और केटायन पॉजिटिव चार्ज वाले, धनावेशित और ऋणावेशित। तो इंट्रासेलुलर के अंदर जो कैटायन होता है सबसे ज़्यादा होता है इंट्रासेलुलर के अंदर पोटेशियम। अभी मैंने बताया था सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, फॉस्फेट आयन सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है सेल के अंदर। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर की कंडीशन की बात करें तो सोडियम होता है केटायन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर में, और क्लोराइड होता है एनायन एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा। तो बहुत बार
बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इंट्रासेलुलर में कैटायन कौन सा मोस्टली पाया जाता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में कौन सा आयनायन सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो ये अपन ने पढ़ लिया एसिड बेस बैलेंस, बॉडी कैसे मेंटेन करती है। पर कुछ कंडीशन होती है, कुछ डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी एसिड बेस को मेंटेन नहीं कर पाती, उसी कंडीशन कहते हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस अगर बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हुआ तो कैसे हुआ, अपन वो सब जानेंगे। कौन कौन सी कंडीशन में एसिडोसिस होता है, कौन कौन सी कंडीशन में एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। अपन एबीजी पढ़ना भी सीखेंगे पर अगली क्लास में, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहो और